बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, लास्ट हमारा लेक्चर था एनर्जी के ऊपर ना, पिछला। उसमें आखिरी दो पॉइंट्स रहते हैं, वो भी मैं रिवाइज कर दूंगा। वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से पिछले लेक्चर में वो कंप्लीट नहीं हो सका। अच्छा, वो उसके बाद दूसरा हमारा नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे, हीट और लाइट है। इसमें हीट और ट्रांसफर ऑफ हीट तक के जो है, हीट के ट्रांसफर होने के जितने तीन मेथड्स हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक हो गई? तो अब एनर्जी में लास्ट जो लेक्चर में हमारे पॉइंट्स ये रहते थे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर वाटर पावर डिस्कस हमने कर लिया था। विंड एनर्जी था कि हवा से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, जिसको टरबाइंस चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टरबाइन आपने देखा होगा, वो ऊंची ऊंची ना, पतली सी वो होती हैं, मीनार खड़े हुए होते हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। हवा जब चलती है उन पंखों को घुमाती है, तो वो अंदर टरबाइन चलती है और उससे बिजली पैदा होती है। तो विंड एनर्जी को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए जियो थर्मल एनर्जी, जियो जमीन से निकला और जमीन से रिलेटेड हो गया, और थर्मल हीट को कहते हैं। तो जियो थर्मल एनर्जी मतलब जमीन की जो हीट एनर्जी है, जमीन की हीट एनर्जी जो आपके पास है, उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। कैसे? जैसे टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम फॉर हीट एनर्जी, कि हम वाटर भेजें। अब जियो थर्मल एनर्जी है कहाँ पे? जमीन के अंदर ना। जमीन के अंदर आप हम क्या करते, बारीक सुराख देते, गहरा, हजारों फुट नीचे। तो वो इतना, वो नीचे जब जाते हैं तो वहां पे यानी वो हीट मौजूद है, लावा वगैरह इस तरह, यानी उनकी गर्म टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो पाइप्स हम इस तरह मूव करवा के आते हैं कि पानी जाता है यहाँ, एक तरफ से ठंडा पानी डालते हैं। ठीक, मतलब जैसे यू शेप हो ना, यू शेप ऐसे बना हुआ। एक तरफ से आपने ठंडा पानी डाला, नीचे वो गया, नीचे से उसने हीट ली, हीट लेके वो गर्म होके ऊपर आ गया, ये स्टीम बन के ऊपर आ गया। उसको हम फिर किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं हीट एनर्जी के तौर पे। इस तरह एनर्जी फ्रॉम बायोमास, बायोमास हम कहते हैं जैसे ये गोबर वगैरह, उसको हम जलाते हैं तो जो बर्न करके, तो उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। इस तरह टाइडल सी वेव्स, समंदर में आपको पता है वेव्स वगैरह काफी ऊंची ऊंची राइज होती है। तो जो वेव्स उठ रही होती हैं, उन वेव्स को पास भी तो एनर्जी है, जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं। तो उनकी इस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को भी हम यूज कर लेते हैं कोई पर्पस के लिए। मिसाल के तौर पर किसी चीज को चलाने के लिए, या जैसे टरबाइंस को चलाने के लिए, जिसको हम फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कन्वर्जन के हवाले से इसको यूज किया जा सकता है। तो ये तो पिछले लेक्चर में से बचा हुआ हमारा हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये हीट एंड लाइट वाला सिस्टम। हीट किसे कहते हैं? हीट इज द थर्मल एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब ये जुमला जरा समझने वाला है कि हीट जो है, अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास इतनी हीट है। ठीक, यानी हीट किसी बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं होती। कोई भी चीज बॉडी है तो आप ये नहीं कह सकते इसके पास इतनी हीट है। ठीक होगा? हीट वो एनर्जी है कि जब एक गर्म जिस्म है, तो मैं कहूँ इसके पास 10 जूल एनर्जी है, लेकिन अगर इसके साथ मैं वो बॉडी लेके आऊँ जिस बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर इस गर्म बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी दूसरे की तरफ, वो जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। तो वो 10 जूल की बजाय को 50-100 जूल तक जो ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई, लो नहीं है, एक का बहुत ज़्यादा हाई है, दूसरे का लो नहीं है, उसके राउंड अबाउट है, इतना ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं है, उस केस में फिर वो हीट ट्रांसफर तो होगी एनर्जी, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, बहुत थोड़ी ट्रांसफर होगी। तो यानी हीट क्या हम बोलेंगे कि फिर हीट जो है वो सिस्टम, उस बॉडी जो है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप उस बॉडी गर्म जिस्म के पास कितना ठंडा जिस्म लेके आते हैं। 100 डिग्री सी टेम्परेचर वाली जो बॉडी है, उसके पास आप 50 डिग्री सी वाली बॉडी लेके आते हैं, या 10 डिग्री सी वाली लेके आते हैं, या 0 डिग्री सी वाली लेके आते हैं। ठीक हो? तो अगर 100 वाले के पास 90 का डिग्री सी वाला टेम्परेचर वाली बॉडी लेके आएंगे, तो 10 डिग्री सी का सिर्फ फर्क है, तो थोड़ी सी हीट ट्रांसफर होगी 100 से 90 की तरफ। लेकिन अगर उसके साथ आप 0 डिग्री सी वाला रखते हैं, तो 0 डिग्री सी का तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो काफी सारी एनर्जी जो है उधर से ट्रांसफर हो जाती है। तो अब वो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है इनके टेम्परेचर के फर्क की वजह से, इसी को हम हीट का नाम देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट
लो टेम्परेचर, वो बात भी होगी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ये हमेशा मूव करते हैं। ये तो डेफिनेशन होगी हीट की। दूसरा पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट जो ट्रांसफर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या एक जगह से दूसरी जगह जाती है, या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करती है, तो उसके मूवमेंट के जो कितने तरीके हो सकते हैं, इस मूवमेंट को तो हम नाम देते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट का, कि हीट का एक बॉडी से कोल्ड, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाना, इसको हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहते हैं। और हीट एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो थ्री वेज, तीन तरीकों से ट्रांसफर हो सकती है, जिसमें एक हमारे पास ये कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन आता है, और तीसरा हमारे पास रेडिएशन आता है। कंडक्शन क्या होती है, ये सॉलिड्स के अंदर आप कह लें पाई जाती है, कि जो सॉलिड होता है, एक जैसे चम्मच हो, आप उसको बर्तन जो चूल्हे के ऊपर कोई चीज़ है तो उसके ऊपर उसको रखते हैं, या डायरेक्ट चूल्हे के अंदर उस चम्मच को आप रखते हैं, तो उसका वो सिरा जो चूल्हे के अंदर है वो जार बाद गर्म हो जाएगा, लेकिन आज जिस एंड से आपने उस चम्मच को पकड़ा हुआ है वो अभी ठंडा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप फील करेंगे कि ये गर्म होना शुरू हो रहा है, और आपके लिए फिर पकड़ना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि वो हीट तो आपने दी है उधर, उसके दूसरी साइड पे कोने पे जो उसने चूल्हे के अंदर आपने रखा हुआ है जिसको, जिस साइड को, लेकिन हीट उसकी मूव करके आ गई आपके पास यहाँ पे दूसरी साइड पे, जिस साइड से आपने पकड़ा हुआ है, तो कहां से फिर मूव करके आई है कि वो उस सॉलिड के अंदर ही, सॉलिड के अंदर ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मूव करके जाती है, इसको हम नाम देते हैं कंडक्शन का। और ये होती कैसे है कि वो जो गर्म जिस हिस्सा है ना, जो गर्म वाली साइड है, उसको टेम्परेचर ज्यादा हो गया ना, गर्म होने का मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पे जो मालिक्यूल्स हैं वो हिलना शुरू कर देते हैं, जिसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इस वाइब्रेशन की वजह से वो जो साथ वाले मालिक्यूल होते हैं, उससे अगले ठंडे वाले ठंडी साइड की तरफ जो मालिक्यूल होते हैं, उनसे वो बार बार टकराते हैं और एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वो वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं, वो एनर्जी अपने से अगलों को ट्रांसफर करते जाते हैं, इसी तरह ये काम चलता जाता है, और एक वक्त आता है कि वो जो हीट एनर्जी है वो इस गर्म से उस ठंडी साइड की तरफ पहुंच जाती है। ठीक हो गई। तो यहाँ पे यही इसका डेफिनेशन लिखी है, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर, तो मैटर में से हीट ट्रांसफर हो रही है विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट के बगैर, तो इस फ्रॉम देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन से, इसको हम कंडक्शन का नाम देते हैं। अच्छा बेटा, बात चल रही थी कनेक्शन की, कनेक्शन में हमने बात की कि हीट जो ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर, मैटर के अंदर से गुजर के जाती है विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए, अपनी जगह पे वो वाइब्रेट किए हैं और आगे एनर्जी को उन्होंने ट्रांसफर कर दी है, तो इसको हम नाम देते हैं कंडक्शन का। जैसे वो कहते हैं वन एंड ऑफ अ मेटल स्पून इज हीटेड विद फ्लेम, द अदर एंड विल गेट हीटेड आफ्टर सम टाइम, एक साइड को आप गर्म करते हैं एक मेटल के चम्मच को, तो थोड़ी देर बाद दूसरा चम्मच जो है वो बड़ी जल्दी हो जाता है। लकड़ी में भी होता है, वुड जो है उसमें भी हो जाता है, लेकिन उसकी रेशो बहुत ज्यादा, मतलब वो स्लो है, उसकी कंडक्शन बहुत वीक है, तो वो गर्म तो हो जाता है लेकिन बहुत देर बाद जाके होता है, लेकिन जो मेटल है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया कंडक्शन होती क्या है, फिर अगला मेथड ऑफ कंडक्शन, ये कंडक्शन हो कैसे रही है, उसका तरीकेकार क्या, जो भी मैंने बताया कि कंडक्शन अक्कर थ्रू सॉलिड, पहला जुमला कि ये सिर्फ सॉलिड के दरमियान होती है। दूसरा, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट रैपिडली एट हीटेड एंड, जो गर्म आप साइड करते हैं वहां पे जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो तेजी से वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। एंड ट्रांसफर एनर्जी टू नियर बाई पार्टिकल, जो साथ वाले पार्टिकल होते हैं जो जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, जो वाइब्रेट नहीं कर रहे, उनको फिर वो एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वो वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पार्टिकल वाइब्रेट, वो वाइब्रेशन एंड ट्रांसफर एनर्जी टू नेक्स्ट वन, वो फिर इस तरह अगलों में ट्रांसफर कर देते हैं, इस तरह एनर्जी जो है वो एक गर्म साइड से ठंडी साइड तक पहुंच जाती है। अगला जुमला आता है कंडक्टर्स होते कौन कौन से हैं, मटेरियल कौन से होते हैं। तो कंडक्टर्स में पहला, मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। कंडक्टर में एक डेफिनेशन आती है गुड कंडक्टर, वो कंडक्टर जो बड़ी जल्दी हीट को आगे मूव करवा देते हैं, जितनी भी आपकी मेटल्स हैं वो बड़ी जल्दी हीट को आगे फ्लो करवा देती हैं, इस वजह से वो गुड कंडक्टर्स कहलाती हैं।
मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, वो मटेरियल जो हीट को अपने में से पास होने की इजाजत नहीं देते, उनको हम नाम देते हैं कि ये बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है, कि उनमें से हीट बिल्कुल भी पास नहीं हो रही। जैसे मिसाल के तौर पर लकड़ी की बात की आपने, या प्लास्टिक जैसे है, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, कि इनमें से हीट के ट्रांसफर के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। और कुछ लिक्विड्स भी हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी मेटल है, वो गुड कंडक्टर है। बाकी जितने भी जो लिक्विड्स होते हैं या गैसेस होती हैं वो हीट की बैड कंडक्टर्स होती हैं। बैड कंडक्टर का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल जीरो कोई कंडक्शन नहीं करती, करती हैं, लेकिन इस मेटल्स के मुकाबले में, कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा वीक कंडक्शन शो करते हैं, बहुत ज्यादा थोड़ी कंडक्शन करते हैं, इस वजह से उनको हम कहते हैं कि ये बैड कंडक्टर्स है। ठीक हो। अब याद ये ना कंडक्शन का पूरा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन, उसका मेथड, टाइप्स आ गई, फिर एप्लीकेशन आ गई, इस तरह ये कन्वेक्शन है उसका अलग लॉन्ग, फिर तीसरा रेडिएशन उसका अलग लॉन्ग। ठीक है। और इनमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इनके सिर्फ ये डेफिनेशन पूछ ले और एग्जांपल पूछ ले, इसके ज़्यादा चांस है आपके हवाले से, ज़्यादा ये डीप वाले या टिपिकल क्वेश्चन के चांसेस कम है, सादा क्वेश्चनों के चांसेस आपके लिए ना वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए फिर ये कंडक्शन जो है ना, सिर्फ डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल ये तो आपने ज़रूर करनी है, बाकी ये मेथड वगैरह भी ज़रूर देखें। लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है या शॉर्ट में भी हो सकता है कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन में जैसे कहते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स, जो आप खाना पकाने के बर्तन होते हैं वो आपके मेटल्स के बने हुए होते हैं अमूमन, क्यों? कि वो गुड कंडक्टर्स हैं, उनमें से हीट बड़ी जल्दी पास हो जाती है। जो दूसरे हैं, इसी तरह बर्ड्स हैव फेदर्स टू कीप देम वार्म, जो बर्ड्स हैं उनके जो पर लगे हुए हैं वो इंसुलेटर्स हैं, उनको गर्म रखने के लिए। ठीक हो गए। वुलन क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स कीप वार्म ड्यू टू इंसुलेशन, जो हम मोटे कपड़े पहनते हैं वुलन के, कॉटन वगैरह के, या उसके वूल के, सॉरी, ब्लैंकेट्स वगैरह सर्दियों में हम पहनते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंसुलेशन कर रहे हैं, हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रहे होते। यानी आपकी बॉडी से एनर्जी बाहर, जहाँ लो टेम्परेचर है, लो है, सर्दी है, उस तरफ वो नहीं जाने दे रहे, तो आपको गर्म रखते हैं। स्टायरोफोम इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर स्टायरोफोम होता है, उनकी दीवारों के अंदर वो इंसुलेटर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज होती है ना, उनकी बॉडी तो बाहर तो केसिंग होती है ना मेटल वगैरह की, अंदर से प्लास्टिक की होती है। अब वो इतनी मोटी दीवार होती है उसकी, तो वो जो 1-2 इंच की मोटी दीवार है उसके अंदर जो है वो ये स्टायरोफोम होता है, जो उसको इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करवा रहा होता है। डबल पैन विंडोज कैप्चर एयर विच एक्ट एज इंसुलेटर, विंडोज को इंसुलेटर बनाने के लिए ना वो डबल, दो विंडोज की लाइनें लगा देते हैं, दरमियान में खाली जगह होती है, वहां पे एयर आ जाती है, तो एयर जो होती है वो फिर इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है, और वो हीट जो है उसको आगे ट्रांसफर नहीं होने देती। उसके बाद है थर्मो बॉटल्स, थर्मो थर्मोस वगैरह शायद आपने नाम सुने, जिसके अंदर चाय वगैरह हम रखते हैं, चाय डालते हैं, तो ये जो थर्मोस होते हैं वो भी इंसुलेटर, उनकी जो बॉडी होती है उनके दरमियान भी ये स्टायरोफोम या एयर या वैक्यूम रखा होता है। जो सेंटर में छोटा सा जार होता है जिसके अंदर आप गर्म या ठंडी कोई चीज डालते हैं, तो उसकी बाहर जो दीवार है प्लास्टिक की, उसके और अंदर के दरमियान जो है वो खला है, वैक्यूम या एयर होती है, जो इंसुलेशन के तौर पर एक्ट करती है, और उसको जो गर्म है तो उसको ठंडा नहीं होने देती, ठंडा है तो उसको गर्म नहीं होने देती। कन्वेक्शन, अब ये बात होगी कंडक्शन की जो सॉलिड्स के अंदर से जा रही होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेक्शन, जो लिक्विड्स के अंदर ये पाई जाती है या गैसेस के अंदर, कि ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम मूव टू अब्सॉर्ब हीट एंड देन मूव अवे, यानी ये वो ट्रांसफर है जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से हिल जाते हैं। पिछला कंडक्शन था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी जगह नहीं वो छोड़ते, वहीं पे वाइब्रेट करते हैं, आगे पीछे हिलते हैं, एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दें, उस जगह से कहीं नहीं जाते। लेकिन कन्वेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक जगह से गर्म हीट ली, फिर चल के दूसरी जगह पे मूव कर गए, चले गए, इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। जैसे हीटिंग ऑफ वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में, ये घरों में पानी आप बॉयल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके सेंटर से बबलिंग हो रही होती है। अब हो क्या रहा होता है, तो वो जो आपने हीट तो नीचे दी है ना उसके बॉटम पे,
बॉटम पे हीट दे रहे हैं, वहां पे वो हीट जो मालिक्यूल्स हैं उनको हीट मिली, वो गर्म हुए, गर्म होके वो ऊपर उठना शुरू हो गए और ऊपर आके सरफेस के ऊपर आ गए, उसकी सरफेस के ऊपर वो गर्म पानी आ गए। जो नीचे है उसकी जो बॉटम है वो ठंडी है, वो जो ठंडा पानी था उसका जो ऊपर ठंडा पानी, नीचे से पानी गर्म होकर ऊपर आ गया सरफेस पे, उसकी सतह पे आ गया, और ऊपर जो ठंडा पानी था वो साइडों से मूव करके नीचे चला गया, फिर वो गर्म होगा, वो फिर इस तरह ऊपर आ जाएगा और ऊपर से ठंडा पानी नीचे चला जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सारे का सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है विच शो कन्वेक्शन, कन्वेक्शन करते कौन है, कौन है? तो हम कहते हैं कन्वेक्शन शोन बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज दे आर मूवेबल, क्योंकि वो मूव कर सकते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल या गैसेस के, इसलिए वो कन्वेक्शन शो करते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स मूवेबल नहीं होते, इसलिए वो कन्वेक्शन शो नहीं करते, वो कंडक्शन शो करते। मेथड ऑफ कन्वेक्शन क्या है कि व्हेन वाटर इज इन अ बीकर इज हीटेड, हॉट वाटर मॉलिक्यूल राइज टू टॉप, जो गर्म पानी के मालिक्यूल हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, और कोल्ड वाटर मालिक्यूल मूव डाउन, जो ऊपर सरफेस पे ठंडे मालिक्यूल होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, फिर वो नीचे से गर्म होके ऊपर आते हैं। तो दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। ये जो ऊपर गर्म पानी ऊपर आ रहा है, ठंडा नीचे जा रहा है, इनको हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। और आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, होल वाटर इज हार्ड, पूरे का पूरा पानी गर्म हो जाता है। ठीक हो, एप्लीकेशंस क्या हैं? हाउस होल्ड वेंटिलेशन ऑफ हॉट एयर ऑफ ब्रेथ बाय डोर्स एंड विंडोज। अब हम सांस ले रहे हैं तो हम गर्म हवा निकाल रहे होते हैं बाहर, ठीक हो गया, तो वो गर्म हवा ऊपर राइज होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता, तो छतों के पास जाके, तो वो जो आपने ये अमूमन बनाए होते हैं रोशनदान जिनको कहते हैं, तो रोशनदान से वो बाहर निकल जाती है गर्म हवा, और खिड़कियों से या दरवाजे के नीचे से, दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आ जाती है उस जगह को पूरा करने के लिए। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, तो इस तरह वो कन्वेक्शन के थ्रू ये मूवमेंट हो रही होती है। डोमेस्टिक वाटर हीटर हीट्स अप वाटर कंटिन्यूसली, जो घरों का पानी हम गर्म कर, वाटर हीटर होता है, घरों में जो वाटर हीटर यूज करते हैं वो वाटर को कंटिन्यूसली गर्म करता रहता है। वी गेट वार्म वाटर फ्रॉम टैप अटैच टू द हीटर, हीटर की जो टैप होती है वहां से फिर हमें गर्म पानी मिलता है। तो वो नीचे से गर्म कर रहा है ना, तो गर्म पानी उठ के ऊपर आ जाता है, फिर वो हमें अलग हो जाता है। एयर कंडीशनर थ्रोज कूल एयर विच मूव्स डाउन एंड देन अब्सॉर्ब हॉट एयर टू मेक इट कूल, कि जो एयर कंडीशनर है उसका क्या काम है कि वो जब अंदर हम सांस ले रहे हैं वहाँ गर्म हो रही है, तो ऊपर उठी हुई गर्म हवा को वो खींचता है, उसको ठंडा करता है, ठंडा करके फिर वो फेंक देता है नीचे की तरफ, वो नीचे होके थ्रो होके नीचे आती है, हमें ठंडक फील होती है, और फिर थोड़ी बार जब वो गर्म होगी तो फिर वो ऊपर से, इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है और कमरा जो है वो ठंडा रहता है। विंड स्टॉर्म्स आर ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स ऑफ एयर, जो हवा आंधियां चलती हैं तो वो कन्वेक्शन की वजह से, कि जब किसी इलाके में हवा बहुत ज्यादा गर्म हुई तो वो राइज कर गई ऊपर, अब वहां खला आ गया, उस खला को पूरा करने के लिए इधर उधर के इलाकों से हवाएं जब तेजी से मूव करती हैं उसकी जगह को पूरा करें, जब वो तेजी से मूव करती हैं तो इसी को हम कहते हैं कि ये हवा का आंधी आई हुई है, तूफान आया हुआ। ठीक हो गया, यानी हॉट एयर राइजेस, गर्म हवा उठ जाती है, और एयर फ्रॉम नेबरिंग रीजन, साथ वाले इलाकों से जो हवा होती है वो मूव करती है तेजी से उस रीजन की तरफ जहां से हवा उठ गई है, तो उसको फिल करने के लिए तो वो आंधी बन जाती है। सी ब्रीज एट डे टाइम एंड लैंड ब्रीज एट नाइट, कि सी ब्रीज जो डे टाइम में होती है और उसको ठंडा रखती है, और लैंड ब्रीज जो रात के वक्त होती है गर्म हवा, यानी आप देखो ना वहां पे तो गर्म हवा होती है, समंदर गर्म हवा जाती है समंदर के पास, वहां से वो ठंडी होके दोबारा हमारे पास ठंडी हवा, हमें ठंडी हवा साहिल समंदर पे फील हो रही होती है दिन के वक्त, गर्मी भी हो फिर भी इतनी फील नहीं हो रही होती, मौसम मोतदल रहता है, वो सी ब्रीज की वजह से रहता है। ठीक हो, लेकिन रात के वक्त जो उसका, क्योंकि दिन के वक्त तो एवापोरेशन हो रही होती है ना सन वगैरह की, तो कूलिंग प्रोड्यूस हो रही होती है, तो रात के वक्त तो ये सिस्टम नहीं हो रहा होता, तो रात के वक्त फिर वो जो हवा इस तरह चलती है उसको लैंड ब्रीज का नाम देते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन। अब सॉलिड्स में आपने बात कर ली कंडक्शन होती है, लिक्विड और गैसेस के अंदर आपकी कन्वेक्शन होती है। तीसरा तरीका जो इसका हीट का ट्रांसफर का है वो रेडिएशन है। रेडिएशन में क्या होता है
कि जैसे वो सन है, उससे हमारे पास लाइट आ रही है तो रेडिएशंस की शक्ल में आ रही है, ठीक है। ये जो रेडिएशंस की शक्ल में, शॉ की शक्ल में हमारे तक पहुंच रही है। अब रेडिएशन का इस वर्ड इसलिए यूज करते हैं ना कि जो रेडिएशन है इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे देखे ना आप, कंडक्शन था तो उसके लिए मीडियम चाहिए था, सॉलिड होगा तो कंडक्शन होगी। इस तरह जो लिक्विड या गैस होगी तो कन्वेक्शन होगी, ठीक होगा। जो रेडिएशंस हैं, जो रेज हैं, शुआएं हैं जो सूर्य से हमारे तक आ रही हैं, तो हम आपको पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जिस जहाँ तक ये हवाएं वगैरह मौजूद हैं, ऑक्सीजन जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये आपके ये जमीन से हाइट पे जाएं तो ये थोड़ी देर के बाद, यानी कुछ हाइट के बाद ये खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो ऊपर जाके वैक्यूम स्पेस शुरू हो जाती है। तो अब वो सूरज तो स्पेस के अंदर है, तो वहां से रेडिएशन हमारे तक पहुंच रही है। इसका मतलब ये कि रेडिएशन को वहां से यहाँ तक आने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, कि वो वैक्यूम से गुजर के आ रही है और यहाँ जो कोई चीज मौजूद है भी तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम वो नीचे पहुंचेगी। इसका मतलब रेडिएशन हम कहते हैं कि ये वो आपकी है ट्रांसफर जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रेस, रेस की शक्ल में जा रही है, और इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती। ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही जा रहा है, डायरेक्टली विदाउट हीटिंग द स्पेस, स्पेस को हीट किए बगैर डायरेक्ट वहां तक पहुंच जाए, इसको हम रेडिएशन बोलते हैं। दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सनलाइट आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ही आती, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वी सिट इन द सन इन फ्रंट और इन फ्रंट ऑफ द हीटर, हीटर के सामने या सूरज में हम बैठते हैं तो हम गर्मी फील करते हैं, ठीक हो गए। तो वजह, उससे डायरेक्ट जो रेडिएशन हमारी बॉडी पे पड़ रही होती है वो हमें हीट अप कर रही होती है। तो एनर्जी, हीट एनर्जी रीचेज अस बाय रेडिएशन के तहत वो हमारे तक पहुंच जाती है। वाई नेम्ड रेडिएशन, इनको रेडिएशन कहते क्यों? हीट इज फेल्ट इन द सन, सन में बैठे तो गर्मी फील होती है। इट कैन नॉट बी कंडक्शन, ये कंडक्शन नहीं हो सकती, क्यों? कि जो हवा दरमियान में मौजूद है आपके और सूरज के, तो वो तो बैड कंडक्टर है, वो तो आप तक हीट आने ना दे, ठीक हो गया। और ये कन्वेक्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर हवा गर्म होती है तो उसने तो ऊपर जाना है, आपकी तरफ हीट तो नहीं लेके आनी ना इधर उधर लेफ्ट साइड तो नहीं करी उसने, तो ऊपर राइज होना, ऊपर गर्मी पहुंचाएगी, लेफ्ट साइड पे तो नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं होता। तो इसे हम कहते हैं ये रेडिएशन ही है, क्योंकि इसको मीडियम नहीं चाहिए। रेडिएटर्स एंड एब्जॉर्बर्स, के रेडिएटर्स कौन से हैं जो रेडिएशन निकालते हैं, और एब्जॉर्बर वो होते हैं जो इन रेडिएशंस को जज़ब करते हैं। तो गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट आर गुड रेडिएटर ऑफ हीट, कि जो हीट के गुड एब्जॉर्बर हैं, अच्छी तरह उसको जज़ब कर सकते हैं, वो गुड रेडिएटर्स भी होते हैं, वो हीट को निकालने वाले भी होते हैं। जैसे ब्लैक सरफेस है, काली सरफेस हो रहा है तो उसके ऊपर हो तो वो आपको कहते हैं नहीं, गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहने, वजह कि वो ऊपर से जब सूरज की रोशनी आएगी तो वो सारी की सारी एब्जॉर्ब करेगा, जज़ब कर लेगा, जज़ब करेगा तो फिर उसको अमिट भी करेगा, ठीक है, निकालेगा भी बाहर। जब अमिट करेगा तो आपको गर्मी फील होगी, ठीक हो। और बैड एब्जॉर्बर वो होते हैं कि जो हीट को जज़ब ना करें, जब इतनी जज़ब ही नहीं करेंगे तो फिर अमिट क्या करेंगे, कि उनके पास तो होगी नहीं। जैसे वाइट सरफेस है, तो इसलिए वो सफ़ेद कपड़े अगर आपने गर्मियों में पहने हो तो आपको इतनी गर्मी फील नहीं होती, लेकिन काले कपड़ों में ज़्यादा गर्मी फील होती है। एप्लीकेशन इसकी क्या है जी, कि कूलिंग फिन्स एट द बैक ऑफ रेफ्रिजरेटर आर का गुड रेडिएटर, कि जो रेफ्रिजरेटर के बैक पे आपको पता ब्लैक कलर की सरफेस लगी होती है, वो गुड रेडिएटर्स होते हैं, तो हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और फिर अमिट भी कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग समर हीट एब्जॉर्ब तो अंदर से कर रहे हैं ना, फ्रिज को ठंडा रखने के लिए अंदर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर वो अमिट कर देते हैं। ड्यूरिंग समर वाइट क्लोथ आर एडवाइज टू वियर, सर्दियों में क्या, गर्मियों में कहते हैं कि सफेद कपड़े पहने, क्योंकि वो बैड रेडिएटर्स हैं, आपको गर्मी फील नहीं होने देंगे। इन कोल्ड एरियाज, लेकिन ठंडे इलाकों में ग्रीन हाउस इज यूज्ड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कि जो इलाके बहुत ज्यादा ठंडे हैं तो वहां पे हम प्लांट, क्योंकि सूरज तो इतनी ज्यादा हीट नहीं दे रहा होता, तो वो प्लांट्स को जो ग्रो के लिए तो हीट एनर्जी चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो वो नहीं मिले, फिर उसके लिए क्या करते हैं, उनके ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस बना देते हैं, जिन्हें को प्लास्टिक की शीट दे देते हैं, जो हीट जितनी भी उसके अंदर सूरज की रोशनी आती है उसको फिर वो बाहर जाने नहीं देते, अंदर ही इसको रखते हैं, कैप्चर रखते हैं, और प्लांट्स को एनर्जी मिलती रहती है और वो ग्रो अच्छी तरह कर जाते हैं। नहीं जी, अभी यहीं तक करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ये मेजरमेंट ऑफ हीट जो इसको स्टार्ट करेंगे।